हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो आपका जो बीएससी थर्ड सेम है वो कंप्लीट हो गया होगा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फोर्थ सेम यानी सेकंड ईयर के फोर्थ सेम के केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बहुत सारे सिलेबस डिस्कस किए और आपको पता है कि मैं आपको यहाँ पे जो है टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ट्वेल्थ में पढ़ा है, बेसिक वहां से कर सकते हो, इस सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सिलेबस को यहाँ पे अच्छे से जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएंगे और उसके बारे में जो है डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी, कौन से टॉपिक पे रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब वहां से टेलीग्राम ग्रुप से जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो, जो सिलेबस है उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन, इसके एप्लीकेशन, बेसिक आइडिया जो है इसके, और एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इस सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। और मैं आपको यहाँ से सीधा सीधा बताता हूँ कि जो सिलेबस से मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ से, क्योंकि मैं फिलहाल जो R&D डिपार्टमेंट में हूँ और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा बता देता हूँ। देखो, जो इस बार के इस सेमेस्टर के सिलेबस में है वो आपकी एक तो क्वांटम मैकेनिक्स है, और फिर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और एनालिटिकल जो है कुछ टेक्निक्स है जिसमें सेपरेशन टेक्निक जो है वो इन्होंने दी हुई है। ठीक है, प्योरिफिकेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो टेक्निक है टीएलसी वगैरह की, वो इसमें दी हुई है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो ये एनालिटिकल टेक्निक है एक्सट्रैक्शन की और प्योरिफिकेशन के जो मेथड है टीएलसी वगैरह से, वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी R&D डिपार्टमेंट वगैरह में काम करने के लिए। मतलब अगर आपको रिसर्च सेक्टर में जाना है तो इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक, देखो अब मैं आपको ये सब यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ पे डिटेल में कि क्या बेनिफिट होने वाला है रिसर्च फील्ड में, कैसे कैसे, ये सब बात की चीजें हैं। फिलहाल सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो आपका मैक्सिमम जो है जो 75 और 25 का रेशियो रहेगा, जिसमें 75 मार्क्स जो है वो आपके इस पेपर के रहेंगे थियोरेटिकल के, और 25 मार्क्स में जो आपके टेस्ट असाइनमेंट वगैरह है उसके रहेंगे। ठीक है, और टोटल मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो कॉलेज डिसाइड करेगा, वो जो कि हमें पता है कितना होता है, 34 33 पे जो है वो पासिंग होता है 100 में से। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर में थोड़ा सा अलग चलता है, वो अलग चीज होती है, वो कॉलेज डिसाइड करेगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे ध्यान से इसको पढ़ लेना कि जो कोर्स का टाइटल है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है, क्योंकि इसी से जो है आपको बुक्स वगैरह जो खरीदनी होगी, नई जो अब प्रिंट होगी, वो आपको ये वाली खरीदनी है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। ठीक, मैं यहाँ पे यूनिट वाइज आपको जो है सारे ये कराऊंगा, मतलब मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपके जो है सारी ही यूनिट जो है मैं आपको करा दूं। देखो, सबसे पहले है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपको आइडिया ऑफ द ब्रोगली वेव, मैटर वेव, जो कि आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा, और फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि डेफिनेटली पढ़ा हुआ है आपका, और एटॉमिक ऑर्बिटल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, यानी ये थोड़ा सा क्वांटम वगैरह का मैटर है इसमें। ठीक है, क्वांटम नंबर, जो कि ये सिग्निफिकेंस वगैरह जो है साई वगैरह का, ये क्वांटम में पढ़ा जाएगा। सिलेबस को थोड़ा आगे पीछे कर रखा, मतलब यूनिट में जो है कुछ इसमें डाल रखा है, कुछ इसमें डाल रखा है, ऐसे कुछ हुआ है। लेकिन मैं जब कराऊंगा आपको एक सीरियल वाइज जो है आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा, जिससे आपको जो है समझ में आए चीजें। ऐसे इसमें क्या हो रहा है कि अभी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा क्या हो रहा है इसके सिलेबस में। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, पीडीसी, और शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल, अफबाउ एंड पाउली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी रूल, ये सब जो है आपका 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक, इसके बारे में मुझे इतना ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, वहां से कर सकते हो, कर लेना, वरना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से कर लेना, वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखो ये सेकंड यूनिट से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है। आप फिजिक्स के किसी वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पे देखोगे तो उसमें अलग तरीके से जो नोटेशन है वो यूज किए जाते हैं, और जो केमिस्ट्री में जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाता है सेम कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन पढ़ने के थोड़े थोड़े तरीके अलग है, थ्योरी के थोड़े थोड़े से जो नोटेशन है वो अलग है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पे जो है केमिस्ट्री वाले ही कराऊंगा, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के टीचर के समझ में आता है। फिजिक्स वाला अगर पोर्शन पढ़ोगे क्वांटम का तो वो थोड़ा सा जो है समझने में थोड़ा अलग सा हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज थोड़ी अलग है और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्वांटम को पढ़ना थोड़ा अलग। ठीक है, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कि आपने पढ़ा फिजिक्स में, और प्लांक रेडिएशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉन डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करना है, एंड इट्स डिफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, कॉम्पटन इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। द ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर इसके बाद जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वगैरह जो है इसमें पढ़े जाएंगे। और मेरे ख्याल से तो आपको जो है
इसमें पढ़ाया जाएगा कि क्वांटम के जो पोस्टुलेट होते हैं वे भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो क्वांटम के पोस्टुलेट शायद इन्होंने दे नहीं रखा है सिलेबस में, लेकिन आपको वे पढ़ने ही पड़ेंगे। क्वांटम के पोस्टुलेट पढ़ोगे तभी आप क्वांटम में आगे बढ़ोगे, ठीक है। देखो एक चीज समझो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक चीज वो थी द ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, द ब्रोगली मैटर वेव, और इसके बाद जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो इन्होंने दे दिया है इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि यूनिट में बढ़ा रखा है, दोनों दो बार आ रहा है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो है इसमें कराऊंगा, ठीक है, उसमें मैं बेसिक पोर्शन कराऊंगा आपको, और जो एग्जैक्ट जो हमारे जो सिलेबस में चलना है जिससे पेपर में आएगा वो सेकंड यूनिट से आएगा। चलो इससे आगे आप देखो इस यूनिट में और क्या क्या है। तो यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसमें टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों की दोनों ही करनी है और इसकी इंपॉर्टेंस भी, ठीक है। फिर इसके बाद है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन और पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट के बिना तो हो ही नहीं सकती क्वांटम स्टार्ट, तो हमें सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट पढ़ने, ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे हम द ब्रोगली हाइपोथेसिस पे, और फिर इसके बाद हम इसमें जो ये रहेगी मैटर वेव वगैरह, ये करने के बाद में हम जो है पार्टिकल के 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है इनको करेंगे हाइड्रोजन एटम की। इक्वेशन इनटू 3 इक्वेशन विदाउट डेरिवेशन, ये भी इसमें ही इन्वॉल्व रहेगा, और क्वांटम नंबर एंड इट्स इम्पोर्टेंसी, ये आपका जो है इसके बाद का टॉपिक रहेगा। हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बेसिक आइडियाज, क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बाय लाको, और हाइड्रोजन यानी H2+ आयन, कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शन, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ऑर्बिटल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो इसमें क्या था, इसमें सीधा सीधा ये था कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी उसी का जो है थोड़ा सा आगे जो है क्वांटम के लेवल पे जो है यहाँ पे पाई, पाई स्टार और जो सिग्मा, सिग्मा स्टार है उनका जो बॉन्डिंग है, फिजिकल पिक्चर जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अलग होगा, वहां से पढ़ा हुआ वहां पे एक बार रिवाइज कर लेना। अब देखो हम डिस्कस करते हैं थर्ड जो हमारी यूनिट है वो है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो मैंने आपको बताया था कि रिसर्च में अगर आगे जाना है तो आपको जो है जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं हमारी वे आपको आनी बहुत जरूरी है। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा यूजेस है, अपने भी रिसर्च प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करोगे, चाहे वो कोई सी भी हो, ठीक है। बिना स्पेक्ट्रोस्कोपी के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको फाइंड करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता हो और अच्छे से पता हो, ठीक है। देखो इसमें आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं बताऊंगा इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जो है बताऊंगा, अभी फिलहाल समझ लो, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स मतलब स्पेक्ट्रोमीटर्स, और स्टेटमेंट ऑफ बॉर्न ओपन हैवर अप्रोक्सीमेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये पढ़ना है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में या स्पेक्ट्रम में आपको जो पढ़ना है वो है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल, एनर्जी लेवल्स ऑफ रिजिड रोटर जो कि सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल को पढ़ना है, सिलेक्शन रूल और स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है जो कि आपका बहुत ज्यादा यूज होगा एनएमआर में भी और ईएसआर में भी और रोटेशनल में भी, ठीक है। तो आपको जो है बोल्ट्जमैन जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो आपको जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए और वो मैं आपको कराऊंगा भी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर, आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है, ये आपको रोटेशनल में पढ़ना है। वाइब्रेशनल की बात करें तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है उसमें एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सिंपल, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सिलेक्शन रूल, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इंटेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड क्वालिटेटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी पढ़ी हुई नहीं है, आपने 12th में कुछ भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन बीएससी में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारी चीजें जो है बेसिक से पता होनी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें क्या कर रखा है, उसमें जो एडवांस के जो पोर्शन है उसको जो है डायरेक्ट दे दिया है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला, तो यानी आपको बेसिक से जो है चीजें समझनी होगी। अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, इंट्रो पढ़ना है, बहुत बेसिक से चीजों को समझना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आना है। इन्होंने तो एकदम से दे दिया, नहीं समझ में आएगा ऐसे, ठीक है। देखो अब इसके बाद कहाँ तक थे, यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ एनाहार्मोनिक मोशन, आइसोटोप ऑन द स्पेक्ट्रम, आइडिया ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, ये हमारा जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ना होगा।
रमन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स में पढ़ी होगी, रमन पढ़ा होगा, रमन इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वहां से है थोड़ा सा, अगर बेसिक सा आइडिया है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो पढ़ना ही है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल हर किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो हर किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपना सिलेक्शन रूल होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन रूल, ठीक है, ये रहेगा हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यानी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रम, इसका जो सिलेबस है उसमें किस किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये थोड़ी सी आसान होती है आपको समझने में, और यहाँ से क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। एक तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फिर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ठीक है, मैटर के साथ जो इंटरेक्शन किस तरीके से रेडिएशन का होता है, फंडामेंटल्स जो लॉ है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, सिलेक्शन रूल, ये आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार वाली जो है वे आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, 12th में नहीं पढ़ते, 12th से आगे भी कहीं नहीं पढ़ते। ये बीएससी में तो लास्ट सेमेस्टर में जाके, लास्ट ईयर में जाके पहले जो थे पुराने सिलेबस में आती थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां पे बेसिक पढ़ते थे, और फिर एमएससी में जाकर थोड़ा एडवांस पढ़ते थे, पूरी बुक होती थी, पूरा एक सेमेस्टर में हमारा जो है केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी चलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो सेमेस्टर वाली है उसमें आपके अभी से ही आ गए स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना तो है, बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा। अब देखो, इसमें क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम पढ़ना है, बैथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक और हाइसोक्रोमिक जो है ये शिफ्ट जो होती है इसके बारे में डिस्कस करना है, पढ़ना है। यहाँ से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बैथोक्रोमिक और हाइसोक्रोमिक जो शिफ्ट है वे क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और एप्लीकेशन ऑफ वुडवर्ड रूल, यानी लैम्डा मैक्स निकालने के लिए हमें जो कैलकुलेशन के वुडवर्ड रूल है वो हमें अप्लाई करना है। कौन कौन से पे कहा है इन्होंने कॉन्जुगेटेड डाइन, एसाइक्लिक और इन होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम जिसमें थोड़ी सी कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड होती है उसके बीच में, और डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर में आपको यूज करना है सिस एंड ट्रांस स्टेबल, ठीक है। ये रहेगा हमारा यूवी विजिबल का सिलेबस, ठीक। ये कैसे कैसे होगा, सब कुछ आसान है, बहुत ज्यादा आसान है पढ़ने के लिए। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करोगे तो वाई शर्मा यूज कर लेना और एच कोर यूज कर लेना, दोनों की दोनों बुक अच्छी है, लेकिन वो जो है एडवांस लेवल पे पढ़ी जाती है, एमएससी में पढ़ी जाती है, ठीक है। और इसके बाद भी और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप पढ़ सकते हो, ये इसे कर सकते हो थोड़ा सा, अगर बेसिक पोर्शन करना है तो ली ब्रूस से, पाउला ब्रूस से कर सकते हो, और क्लेडन में थोड़ा पोर्शन है बेसिक, उसमें होगा, ठीक। क्लेडन अभी मैंने नहीं देखी तो उसमें लेकिन होगा, ठीक है, जब ब्रूस में है तो वहां पे भी होगा। जो यूनिट है वो है हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हॉक्स लॉ, सिलेक्शन रूल, ठीक है, और फिर आईआर एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट कर दिया कि आपको कार्बोनिल, OH, NH और COH और नाइट्राइल के जो पोजीशन है वो कितने सेंटीमीटर इनवर्स पे जो पीक आएगी ये बताना है। मतलब इनको जो है याद रखना है और याद भी करना है, समझना भी है। फिर उन पिक्स पे जो है इस जो आईआर की जो हमारी एब्जॉर्प्शन है उस पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कॉन्जुगेशन है, रिजोनेंस है, रिंग साइज है और साइक्लिक कीटोन है, लैक्टोन है, इन सब का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, इस सब चीजों के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर फिंगरप्रिंट रीजन, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। फिंगरप्रिंट रीजन से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। फिर इट्स सिग्निफिकेंस, फंक्शनल एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस एंड इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ सिंगल आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर, एमाइड यूजिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जब फंक्शनल ग्रुप के बारे में, इनकी रेंज के बारे में पढ़ जाओगे, और जो रूल्स हैं हमारे उनके बारे में पढ़ लोगे, सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ लोगे, तो फिर इसके बाद जो है आपको इंटेंसिटी वगैरह के बारे में पता चल जाएगी। और फिर पिक्स किस रेंज में आ रही है इस आईआर की, ये अगर आपको फंक्शनल ग्रुप की याद रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा के तब हम मोलिक्यूल को फाइंड करते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा आईआर से जो है हमें मोलिक्यूलर की स्ट्रक्चर मिल जाएगी, नहीं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलेगा। लेकिन यूज करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे बोला भी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इनकी अलग अलग डिफरेंट पिक होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है हमारी यहाँ पे 6th यूनिट, ठीक है। 6th यूनिट है हमारी
HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जिसको प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, सिंपल NMR भी जो बोलते हैं वो हाइड्रोजन NMR को ही बोलते हैं, यानी प्रोटॉन NMR को ही बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है NMR के बारे में। NMR ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह में, और जितनी भी R&D डिपार्टमेंट होते हैं उन सब में। मशीनें तो कम होती है IR की, लेकिन बहुत ही हैदराबाद में है और IIT खड़गपुर में है, लेकिन आपको बारे में IR का डाटा रीड करना जो है बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता होगा तो किस तरीके से डाटा रीड करोगे? NMR तो करा लोगे अपने कंपाउंड का। चलो देखो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियर स्पिन, और फिर इसके बाद जो है NMR एक्टिव मॉलिक्यूल, कौन कौन से मॉलिक्यूल एक्टिव रहेंगे, NMR कौन से नहीं रहेंगे। फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस, यानी PMR का जो हमारा क्या बेसिक प्रिंसिपल है। सॉल्वेंट किस तरीके से चूज करते हैं, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितनी पीक आएंगी, NMR में कितनी पीक आएंगी, तो इस सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा है। फिर रिंग करंट सिग्निफिकेंस टर्म, आप फील्ड डाउन फील्ड जो, और शील्डेड अनशील्डेड प्रोटॉन, ठीक है। और फिर कपलिंग कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मल्टीप्लेट की, पास्कल ट्रायंगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लेना। पास्कल ट्रायंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। केमिकल एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंसी इन NMR, एनिस्टोपिक इफेक्ट इन एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, एरोमेटिक। NMR में बहुत कुछ पढ़ना है, मैं सब कुछ कराऊंगा NMR का, ठीक है। एप्लीकेशन में फिर यूज करना है, तो मैं आपने IR पढ़ ली, UV पढ़ ली, अब NMR को भी यूज करो। तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करके हमें कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जो कि एथेनॉल, एथिल एसीटेट, कीटोन, एल्डिहाइड, डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, cis1,2 ट्राई डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, वाइनिल क्लोराइड्स, एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड, फिनोल, टोलुइन, बेंजीन और टोलिन एंड एथिल बेंजीन, ये सब जो है इनके सबके जो है फॉर्मूले को निकालना है, इसको रीड करना है, उसकी NMR से किस तरीके से क्या होगा, ये सब जो है एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको ये सब कुछ कराऊंगा। फिर इसके बाद देखो, इसमें इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। अगर मैं अभी से आपको सिलेबस में डिटेल में बताऊंगा तो फिर आप डर जाओगे, ठीक है। पहले मुझे यूनिट वाइज आपको सिंपल बेसिक से समझाते हुए चलना है, तो सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि 12th लेवल पे आपने नहीं पढ़ा हुआ। बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसके लिए आप बिल्कुल भी किसी भी मॉडल वगैरह को मत पढ़ना। सबसे पहले प्रेफर करना कि आप बुक से पढ़ो। सेकंड कंडीशन ये है कि आप जो है कोचिंग सेंटर में कोचिंग मतलब किसी सेंटर पे पढ़ो, कोचिंग करो, या फिर कोचिंग सेंटर के नोट्स जो है वो लो, ठीक है। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर आप जो है मॉडल से मत करना, क्योंकि मॉडल से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पास तो हो जाओगे लेकिन ऐसे ही पास हो गए। चलो 7th यूनिट देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें कुछ नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रम और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डायग्राम, मोलिकुलर आयन, मेटास्टेबल आयन, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस और MC लेफेट्री रीअरेंजमेंट, बस इतना ही पढ़ना है। बहुत सिंपल है, फ्रेगमेंटेशन वगैरह ही इसमें इंपॉर्टेंट है, और वही जो है इसका मेन जो है, मैं ये समझ लो मेन प्रिंसिपल ही फ्रेगमेंटेशन पे जो है बेस्ड है। फिर इसके बाद हमारी जो लास्ट यूनिट है 8th यूनिट, वो है सेपरेशन टेक्निक, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसमें TLC वगैरह के बारे में मैं आपको जो है इसमें सब कुछ नहीं पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि मैं जब कराऊंगा तब इसको जो है आपको डिटेल में कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सॉल्वेंट का चिलेशन वगैरह, बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस करंट एक्सट्रैक्शन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, और TLC वगैरह, HPLC वगैरह जो है ये पढ़नी है, आयन एक्सचेंज पढ़ना है, ठीक है। ये इसमें तो इतना ज्यादा आपको यहाँ पे क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि कौन कौन सी पढ़नी है, लेकिन जो वहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है इन्होंने कि TLC वगैरह, HPLC वगैरह जो है वो आपको पढ़नी है। इसमें सेपरेशन की टेक्निक TLC खासकर पढ़नी है, और पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी ये सब पढ़ना है। सेपरेशन की टेक्निक पढ़नी है, तो ये सब जो है हमारे यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो कुछ सिलेबस में बुक्स जो है वो पहले ही दे रखी है कि अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, एल्बेट्री, RA, फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन 18-19 बुक इन्होंने दे रखी है, और उतनी तो एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब ये जरूरी रहेगा कि आप जो है एक जो कि RL मदानी वगैरह जो है बनती है एसएन पब्लिकेशन की जो प्रिंट होगी अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसको लेना और उसी से पढ़ना, उसमें ही सब कुछ रहेगा। इतनी डिफरेंट बुक्स जो है किसी प्रोफेसर या फिर टीचर के पढ़ने के लिए इन्होंने दी हुई होती है। यहाँ पे आगे कुछ जो है सिलेबस में जो है लिंक वगैरह भी दे रखी है कि वहां से आप पॉज कर लेना, जो कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि अलग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। वो वीडियोस वगैरह जो है इन्होंने नेप्टल वगैरह की जो है दे रखी है, लेकिन वो नहीं हो पाएगी।
फिर इसके बाद हम जो 25 मार्क्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वे किस तरीके से मिलेंगे। तो 10 मार्क्स जो है वो असेसमेंट और प्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट इसके हैं, और जो हमारे आपके 4 यूनिट टेस्ट होने जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस बार, पहले ऑब्जेक्टिव नहीं थे, और उन सब का जो एवरेज रहेगा वो 10 में से आपको दिया जाना है। यानी 4 टेस्ट होंगे, चाहे वे कितने ही नंबर के रहेंगे, टोटल जो एवरेज आपको एवरेज जिसमें से मार्क्स देना है वो 10 मार्क्स रहेंगे। 10 मार्क्स में से आपको नंबर मिलेंगे। 5 मार्क्स जो रहेंगे वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रहेगी सेमेस्टर में, आपने किसी पार्टीज वगैरह में, फेयरवेल फ्रेशर पार्टी में इन्वॉल्व रहे या डिफरेंट एक्टिविटीज रही होगी उसमें आप इन्वॉल्व रहे होंगे, तो 5 मार्क्स आपको वहां से मिलने हैं। तो टोटल 25 मार्क्स आपके यहाँ से रहेंगे, और जो 75 मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे पेपर से, ठीक है, थ्योरी से मिलेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें क्या क्या है और उसमें किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। वैसे तो ये सारा जो इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल में किस किस तरीके से करना है ये बताऊंगा, बुक्स वगैरह के बारे में बता दूंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्वांटम के लिए आप कर सकते हो पूरी शर्मा पठानिया को प्रेफर, वहां से क्वांटम कर लेना। काफी हार्ड सी है लैंग्वेज, इतनी आसान नहीं है समझनी। और फिर इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वाई आर शर्मा और एच कोर को जो है वहां से कर लेना। पावला वाई ब्रूस से भी करना चाहो तो वहां से भी कर लेना, थोड़ा बेसिक है उसमें, लेकिन वाई आर शर्मा से करोगे ज्यादा आसान रहेगा। वहां की लैंग्वेज काफी अच्छी है और समझने में जल्दी ही समझ में आ जाती है। ये रहेगा, और इसके जो वीडियो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम पे।